Hello dear students, myself Dr. Sangeeta Meel, Assistant Professor, Department of Zoology, स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। स्टूडेंट्स, हम आपके जूलॉजी पेपर सेकंड दैट इज़ योर एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसमें फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं डाइजेशन इन बकल कैविटी एंड डाइजेशन स्टमक किस तरह से होता है, कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में। आज हम बात करते हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में क्या डाइजेशन का प्रोसेस होता है, कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं, इन सब बातों के बारे में। अगर हम छोटी आंत की बात करें, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड की जा सकती है। फर्स्ट पार्ट जो कि स्टमक से कनेक्टेड रहता है, स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट है, लास्ट 4th पार्ट है, उससे जो कनेक्टेड स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है उसको हम कहते हैं डिओडेनम। डिओडेनम सी शेप का होता है और इस सी शेप का जो डिओडेनम पार्ट है, इसमें 2 मेजर एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आके ओपन होती हैं, दैट इज़ लिवर एंड पेनक्रियास। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि डाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसमें एलिमेंट्री कैनाल के अलावा 3 एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना रोल प्ले करती हैं। वन बात सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम माउथ के साथ या बकल कैविटी के साथ डिस्कस कर चुके हैं, एंड द रिमेनिंग 2 आर लिवर एंड पेनक्रियास, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आके ओपन होती हैं। देन सेकेंड पार्ट इज दिस इज बी जेजुनम एंड द लास्ट पार्ट इज इलियम। इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें हम, तो ये आपका पूरा लिवर का पोर्शन है। यहाँ पे लिवर की स्मॉल एंड राइट एंड लेफ्ट लोब होता है, जो कि लार्जर लोब्स होती हैं, और लिवर के अंदर ये होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज जस्ट लाइक ए पाउच और बैग, ये वहाँ सिचुएटेड होता है। लिवर की जो राइट एंड लेफ्ट जो लॉब्स हैं, उनसे एक एक हेपेटिक डक्ट निकलती है। हेपेटा वर्ड जो है वो लिवर के लिए यूज़ होता है। तो राइट साइड की लोब से जो निकलती है उसको राइट हेपेटिक डक्ट कहते हैं, एंड लेफ्ट साइड से जो निकलती है उसको हम लेफ्ट हेपेटिक डक्ट कहते हैं। राइट एंड लेफ्ट साइड की दोनों हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। जिस तरह से लिवर से डक्ट निकलती है, उसी तरह से गॉल ब्लैडर से भी एक डक्ट निकलती है, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। उसका नाम है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर बनाती हैं बाइल डक्ट। सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट आपस में मिलकर बनाती है बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट जो है वो कहाँ ओपन होती है? ड्यूडेनम में। उसी तरह से पेनक्रियाज जो है, जो कि सी शेप का जो ड्यूडेनम है, उसकी दोनों आर्म्स के बीच में रहता है। पेनक्रियाज की भी एक अपनी डक्ट होती है, जिसको हम कहते हैं मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। ये मेन पेनक्रियाटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट कॉमनली एक कॉमन ट्यूब से, कंबाइंडली एक कॉमन ट्यूब से ओपन होती हैं। इस कॉमन ट्यूब को हम कहते हैं हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ से थोड़ी सी स्वोलन होती है, तो इस कारण से इसको हम कह देते हैं एम्पुला ऑफ वेटर, एंड इसी का दूसरा नाम है एम्पुला ऑफ वेटर, इसी का नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, और इसी का नाम है हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला,
और इस हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला या फिर हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट या मैं कहूँ एम्पुला ऑफ वेटर, इसकी ओपनिंग को यहाँ एक स्फिंक्टर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। स्फिंक्टर का क्या नाम है? स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। इस तरह से दोनों जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लिवर एंड पेनक्रियाज, ये दोनों के दोनों कॉमन डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में ओपन होते हैं। अब बात करते हैं लिवर का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो लिवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है। फंक्शन की अगर बात की जाए तो लिवर के द्वारा बाइल जूस सिंथेसाइज किया जाता है। लिवर के द्वारा बाइल जूस का सिंथेसिस किया जाता है। लिवर में जब बाइल जूस सिंथेसाइज होता है तो अगर उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन की बात की जाए तो उसमें 98% वाटर होता है। लिवर में बनने वाले बाइल जूस को गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है और टाइम आने पे रिलीज किया जाता है। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या हो गया? स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। लेकिन इस स्टोरेज के अलावा गॉल ब्लैडर एक और काम करता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। यानी कि बाइल जूस जो लिवर में बनता है उसको स्टोर भी करता है और उसको कंसंट्रेट भी करता है। ये जो बाइल जूस है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड है, जब ये गॉल ब्लैडर से बाहर निकलता है तो इसमें 98% की बजाय केवल 86% वाटर होता है। सो गॉल ब्लैडर के 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गए, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल जूस। अगर बाइल जूस की बात करी जाए तो इसकी पीएच होती है 7.6, यानी कि ये स्लाइटली एल्केलाइन होता है। अब जो बाइल जूस निकल रहा है गॉल ब्लैडर से उसमें 86% वाटर होता है और उसमें 8% बाइल सॉल्ट्स होते हैं। देयर आर 2 बाइल सॉल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। One is sodium glycocolate and another is sodium taurocolate. थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट बाइल जूस का है दैट इज बाइल पिगमेंट्स। 3% बाइल पिगमेंट्स होते हैं बाइल जूस में एंड देयर आर 2 बाइल पिगमेंट्स, वन इज बिलीरुबिन एंड अनदर इज बिलीवर्डिन। ये जो बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन है, जब हमें जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि नाखून पीले हो जाते हैं, स्किन पीली पीली दिखने लग जाती है, आइज़ जो हैं वो पीली हो जाती हैं। दैट येलोइश और पीला जो कलर है स्किन का, आइज़ का, नेल्स का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। इसके अलावा बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल होता है 2% एंड अदर कंपोनेंट्स होते हैं 1%। अगर बाइल जूस के फंक्शंस की बात की जाए तो बाइल जूस का जो फर्स्ट एंड प्राइमरी फंक्शन है दैट इज इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी, यानी कि एसिडिटी के प्रभाव को न्यूट्रल करता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है। एसिडिटी क्या है? स्टमक में जो HCl बना था उस HCl की वजह से फूड का मीडियम हो गया था एसिडिक। अब जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रेवल कर रहा है तब भी HCl उसमें प्रेजेंट है, तो फूड का मीडियम अभी भी क्या है? एसिडिक। तो उस फूड के एसिडिक मीडियम को ये न्यूट्रलाइज करता है, HCl के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। और फूड का मीडियम कैसा बनाता है? एल्केलाइन बनाता है, फूड को एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बाइल जूस का तीसरा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, वो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, वसाओं का पाइसीकरण। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो इमल्सिफिकेशन होता है कि फैट के जो लार्जर ड्रॉपलेट्स हैं, जो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स हैं, ड्रॉप्स हैं, उनको स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना, छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट करना।
अब इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ज़रूरत है इमल्सिफिकेशन करने की। तो इमल्सिफिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए है कि जो लाइपेज एंजाइम है वो इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स पे आसानी से अपना इफ़ेक्ट दिखा सकता है। लार्ज ड्रॉपलेट होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, इसलिए डाइजेशन भी कम होगा। अगर स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगे तो इनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो लाइपेज को एक्शन परफॉर्म करने के लिए ज़्यादा एरिया अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए फैट का डाइजेशन आसानी से हो जाएगा। बाइल जूस का जो एक और फंक्शन है वो है एंटी माइक्रोबियल इफ़ेक्ट, यानी कि फूड के साथ जो भी कोई जर्म्स एंटर कर जाते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड के साथ आ जाते हैं या फूड में ग्रो कर जाते हैं, उनको किल करना एक और फंक्शन है बाइल जूस का। ये तो हो गए बाइल जूस के फंक्शन, यानी कि लिवर जो है वो किस में मदद करता है। लिवर हमें मदद करता है फूड को न्यूट्रलाइज करने में, फूड को अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करने में, फैट्स के इमल्सिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और फूड में से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। अब आपने कई बार एक कॉमन प्रॉब्लम सुनी होगी और वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स, या लोकल लैंग्वेज में आपने कहते हुए सुना होगा कि पित्त की थैली में पथरी हो गई है। तो ये पित्त की थैली में पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन्स क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट एक्चुअली दीज आर कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स। ये कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स गॉल ब्लैडर में जमा होते जाते हैं और इस कारण उनका डिपोजिशन जो है एज ए स्टोन नज़र आता है और वो प्रॉब्लम करने लग जाता है बाद में बाइल जूस के सिक्रीशन में, पेनफुल हो जाता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, कुछ केसेस में गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि जिन पेशेंट्स का गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, क्या वो फैट्स का डाइजेशन कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, वो फैट का डाइजेशन कर सकते हैं, बट चूंकि गॉल ब्लैडर का काम था बाइल जूसेस को कंसंट्रेट करना और स्टोर करके रखना, अब वो फंक्शन ख़त्म हो गया है, वो ऑर्गन ही अपने पास नहीं बचा है। इस कारण जो बाइल जूसेस सिक्रीट किए जा रहे हैं दे आर इन डाइल्यूटेड फॉर्म, तो वो उतना अच्छी तरह से फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमारी बॉडी मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट्स का डाइजेशन ही कर पाएगी, उतना इफ़ेक्टिवली फैट का डाइजेशन शरीर अब कर नहीं सकेगा। तो आंसर है हाँ, फैट का डाइजेशन हो सकता है बट बहुत ही कम मात्रा में। नेक्स्ट असेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड थी पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज जो है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। बात आती है व्हाट आर मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो मिक्स्ड ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच परफॉर्म बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एक्टिविटीज़, यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करें और जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करें। ऐसे ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड्स। तो जब पेनक्रियाज एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड परफॉर्म करेगा तब वो क्या करेगा, उस टाइम पे वो बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन करेगा। एंड जब पेनक्रियाज एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करेगा तब क्या करेगा, तो तब पेनक्रियाज क्या करेगा, दो हार्मोन सिक्रीट करेगा। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। वन इज इंसुलिन एंड अदर वन इज ग्लूकेगॉन। हार्मोन्स की चर्चा हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में ही करेंगे। पेनक्रियाटिक जूस की अगर अपन बात करें, जो जूस पेनक्रियाज सिक्रीट कर रहा है, हार्मोन्स तो चूंकि डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट कर दिए जाते हैं, पेनक्रियाटिक जूस जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन है, पेनक्रियाज का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है उसका पार्ट है। तो पेनक्रियाटिक जूस की पीएच की अगर अपन बात करें तो पीएच होती है 8। और अगर हम बात करें कि इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो बच्चों पेनक्रियाज में से जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ऑलमोस्ट सब तरह के फूड पार्टिकल्स का डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं।
तो वन बाय वन करके हम देखते चलते हैं। सबसे पहले बात आती है पैंक्रियाटिक एमाइलेज की। एमाइलेज एंजाइम आपको पता है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन वाले एंजाइम्स होते हैं। तो पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च का डाइजेशन करता है और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में। अब आप बोलोगे कि स्टार्च का डाइजेशन तो बक्कल कैविटी में ही शुरू हो गया था मैडम। तो बक्कल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा स्टार्च का डाइजेशन शुरू किया गया था, लेकिन मैंने कहा था बहुत ही कम अमाउंट में स्टार्च का डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम कर सकते हैं। तो जितना भी बचा हुआ स्टार्च था जिसका डाइजेशन सलाइवरी एमाइलेज नहीं कर पाया था, उसका डाइजेशन कौन करेगा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एंजाइम आता है पैंक्रियाटिक लाइपेज, लिपिड का डाइजेशन करने वाला एंजाइम। इसका दूसरा नाम है स्टीएप्सिन। पैंक्रियाटिक लाइपेज का दूसरा नाम क्या है, स्टीएप्सिन। ये पैंक्रियाटिक लाइपेज या स्टीएप्सिन एंजाइम क्या करता है कि जो इमल्सिफाइड फैट हैं, जिनका इमल्सिफिकेशन बाइल जूस ने कर दिया है, जिनका सरफेस एरिया बढ़ गया है, उन इमल्सिफाइड फैट्स पे अपना एक्शन परफॉर्म करता है और उनको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। पेनक्रियास के द्वारा 3 तरह के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं, यानी कि 3 एंजाइम ऐसे सिक्रीट करता है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। One is trypsinogen, second is chymotrypsinogen and third is procarboxypeptidases। जैसा कि हम स्टमक में बात कर चुके हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इन एक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किए जाते हैं और आफ्टर सिक्रीशन दे आर एक्टिवेटेड, जैसे कि हमने पेप्सिनोजन की बात करी थी। उसी तरीके से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, ये सारे भी इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट किए जाते हैं। रीज़न की हम बात कर चुके हैं कि अगर सेल के अंदर ये एक्टिव फॉर्म में बनने लगेंगे तो ये सेल के ही प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देंगे। दे कैन हार्म देयर ऑन सेल, दे कैन डाइजेस्ट द प्रोटीन्स ऑफ देयर ऑन सेल, इसलिए इनको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करना ज़रूरी है। तो आफ्टर सिक्रीशन सबसे पहले तो इनका किया जाता है एक्टिवेशन। तो बात करते हैं एक्टिवेशन कैसे होता है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है, जैसे ही वो डियोडेनम में पहुंचता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एक एंजाइम सिक्रीट किया जाता है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेज। ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन में। अब ये ट्रिप्सिन आ गया एक्टिव फॉर्म में। ये एक्टिव ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिनोजन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, इन दोनों को एक्टिव करेगा। काइमोट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके ये कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस को जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो इनसे बना देगा कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस। प्रो हट जाएगा, यानी इनका कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो क्लीव हो जाएगा, कट जाएगा। बात करते हैं इनके फंक्शंस की कि क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जो हमने देखा था स्टमक में प्रोटीन्स का डाइजेशन शुरू हो गया था और पेप्सिनोजन जो है वो इनका डाइजेशन कर रहा था स्टमक में, और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके पेप्सिनोजन ने पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ से फर्दर इनका डाइजेशन होना है, क्योंकि डाइजेशन की डेफिनेशन में ही हमने बात करी थी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में और अवशोषण योग्य फॉर्म में अगर हम फूड के कंपोनेंट्स को कन्वर्ट कर देते हैं तो वही डाइजेशन है। तो पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस आर नॉट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को पॉलीपेप्टाइड्स एंड डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। इन द सेम वे काइमोट्रिप्सिन भी पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को पॉलीपेप्टाइड एंड डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। देन बात आती है
कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस की। तो कार्बोक्सीपेप्टिडेजेस जो हैं वो ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बने हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के एक्शन से, इन पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देंगे और कुछ एक अमीनो एसिड्स भी यहाँ बन जाएंगे। फिर चौथे टाइप के एंजाइम जिनका सिक्रेशन पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, वो चौथे टाइप के एंजाइम्स हैं न्यूक्लियसेस, यानी ऐसे एंजाइम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि साहब न्यूक्लिक एसिड्स का डाइजेशन क्यों करना है, न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, जो आप फूड ले रहे हो उसमें न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, क्योंकि फूड ले रहे हो तो आपको या तो ग्रेन्स ले रहे हो यानी पल्सेस ले रहे हो, वेजिटेबल्स ले रहे हो, फ्रूट्स ले रहे हो, ठीक है। तो इन सब में क्या होगा, इन सब में होंगी सेल्स, और सेल्स के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड होता है। और न्यूक्लिक एसिड आप लोग जानते हैं, सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, 2 तरह का होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज DNA एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, इनको भी तो डाइजेस्ट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो इनके डाइजेशन के लिए भी 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। वन इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस जो कि DNA को डाइजेस्ट करता है या क्लीव करता है और किस में बदल देता है, डी एनटीपीज में, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स में। और RNA को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम सीक्रेट किया जाता है वो है राइबोन्यूक्लियस, जो कि RNA को कन्वर्ट कर देता है राइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स में, RNTPs में। ये था आज का टॉपिक। अब अपन पढ़ेंगे फर्दर कि ये जो डाइपेप्टाइड्स हैं या फिर आपके पास आगे ये माल्टोज है, इनका फर्दर डाइजेशन कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, यानी हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन इलियम एंड जेजुनम पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।